हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज की वीडियो हमारी 10th की साइंस में फ़िज़िक्स में लाइट चैप्टर पर है। आज हम लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है 10th का। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि लाइट क्या होता है, लाइट है क्या। जैसे चैप्टर का ही नाम है लाइट, तो लाइट है क्या। तो एक आम भाषा में अगर हम ये बोलें तो लाइट क्या होता है? प्रकाश जिससे हमें चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, जो प्रकाश होता है, जो रोशनी होती है जिससे हमें चीज़ें विजुलाइज होती हैं। ठीक है, हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब इसको साइंटिफिक भाषा में कैसे लिखते हैं लाइट को? तो लाइट को साइंटिफिक भाषा में बोला गया है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, या वेव्स होती हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या रेडिएशन होती हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? लाइट को जब एक्सपेरिमेंट किए गए शुरुआती दौर में, तो लाइट के दो नेचर पाए गए थे। यानी लाइट के दो नेचर होते हैं। ठीक है, एक पाया गया था, एक कुछ लोगों ने माना कि लाइट क्या होती है, वेव फॉर्म में होती है। ठीक है, और कुछ लोगों ने माना लाइट क्या होती है, रे फॉर्म में होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किए गए पुराने ज़माने में जब लाइट की खोज की गई थी। तो लाइट का दो नेचर पाया गया, एक वेव फॉर्म, एक रे फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये एक वेव की तरह चलती है, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी और एक ये वेव के फॉर्म में ऐसे से चलती जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वेव के फॉर्म में चलती है। ठीक है, और रे का मतलब क्या हुआ? ये सीधी एक रेखा में चलती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी हमको वेव फॉर्म में के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमको सिर्फ रे फॉर्म के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, रे फॉर्म के बारे में आपका दिया गया इस चैप्टर में। तो रे फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया जैसे लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या आप लिखेंगे लाइट की? तो लाइट की डेफिनेशन क्या हुई कि ये फोटोन पार्टिकल से मिलके बनी होती है। अब मैंने बोला फोटोन, तो फोटोन क्या होते हैं? फोटोन एक पार्टिकल होते हैं जिनमें एनर्जी होती है। ठीक है, जिसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है। और एक कई सारे फोटोन, जब कई सारे फोटोन एक सरफेस पे आके, ये मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस पर कई सारे फोटोन आके गिरते हैं तो आपको चीज़ें विजुलाइज होती हैं। ठीक है, तो जब किसी भी सरफेस पे कई सारे फोटॉन्स क्या होते हैं? आपके एनर्जी पार्टिकल्स, वो आके किसी एक सरफेस पे गिरते हैं तो आपको वो चीज़ विजुलाइज होती है, वो दिखती है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, और फोटोन पार्टिकल्स एक एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं विच हेल्प अस टू विजुलाइज द थिंग्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। लाइट का दो फॉर्म मैं फिर बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स बोलते हैं। दो फॉर्म हमारे जब डिस्कवरी हुई थी तो दो फॉर्म इसके हुए थे, वेव और रे। वेव नेचर हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अभी रे नेचर पढ़ना है। रे मतलब सीधी रेखा में चलती है। तो लाइट की डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या हुई कि एक सरफेस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आपके गिर रहे हैं। ठीक है, फोटॉन्स क्या होता है? एनर्जी पार्टिकल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लाइट हमको समझ में आ गया, अब हमको देखना है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं अभी। स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। ठीक है, अगर कोई और मीडियम होगा, कोई और चीज़ होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी घटेगी। मतलब क्या होगा? ये मैक्सिमम स्पीड होती है अगर वैक्यूम में। अगर कोई और मीडियम होगा तो स्पीड इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी। वो अभी आगे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो हम उसमें और आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो ये स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है इन द वैक्यूम। अगर कोई और मीडियम होगा तो इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन।
एक मिनट। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक नॉर्मल भाषा में रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से लड़ के वापस आ जाना, ठीक है। कोई चीज़ से अगर लाइट लड़ती है और लड़ के वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब फिर जैसे आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया किसी मीडियम से लाइट लड़ के वापस आ जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं हमको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है कि मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम पे ये लाइट आके, मैंने जैसे बताया कि ये लाइट एक आती है और इसी पे टकराकर वापस चली जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर ये लाइट टकराती है किसी मीडियम से, वहाँ पर एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब कोई तो मीडियम होगा जिससे टकरा के वो वापस जाएगी। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट जब टकराती है तो उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो जब इसी मीडियम से लाइट आती है और उसी मीडियम से वापस चली जाती है तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब पहला लॉ क्या कहता है कि अगर ये सरफेस है और इस पर लाइट पड़ रही है, यानी ये इंसिडेंट रे, ये आई से डोनेट करते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। अब ये इसी मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है तो ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये हमने क्या माना था, प्लेन, ये हमने नॉर्मल माना था। नॉर्मल मतलब एक प्लेन होता है जिसके थ्रू ही टकरा के लाइट मूव करती है। तो यहाँ पर पहला लॉ क्या करता है कि एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर यानी रिफ्लेक्शन, एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, सब के सब इसी प्लेन में, ये जो प्लेन आपका बनाया है इसी में सब कुछ लाई करेंगे, सारी चीज़ें, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी और नॉर्मल भी, सब एक ही प्लेन पर होने चाहिए। ये है आपका पहला लॉ है। चलिए दूसरा लॉ देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, अब देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे एंगल आई बना रही है और रिफ्लेक्टेड रे एंगल आर बना रहा है, ठीक है। तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल आई यानी इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जिस एंगल से लाइट यहाँ पर सरफेस पे गिरेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मान लेते हैं अगर ये एंगल 45 बना रहा है तो यहाँ भी ये किससे रिफ्लेक्ट होगी, 45 एंगल, ठीक है, डिग्री से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये दो लॉ है, एंगल ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है पहला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होनी चाहिए। तो दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन के लॉज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन। ये भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन कोई मिरर है उससे इमेज कैसे फॉर्म करती है और उसका नेचर भी बताना होता है हमको। तो प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना लेते हैं। जैसे ये देखिए, प्लेन मतलब सीधा मिरर होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये आपका सरफेस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट का मिरर कैसे बनाएगा हमको ये देखना है। तो पहली रे यानी एंगल, ये रे ऑफ इंसिडेंट ये जा रही होगी, ये इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जो है ये प्लेन मिरर है, तो नॉर्मल भी क्या होगा आपका, नॉर्मल जो बनाएगा वो भी इसी पे बनाएगा, देखिए इसी पे नॉर्मल बनाएगा, ठीक है, नॉर्मल भी आपका इसी पे बनाएगा। तो जब इंसिडेंट रे इस नॉर्मल पे पड़ेगी जो इसी के पैरेलल है, इसी के ऊपर है, तो क्या होगा, जब कोई एंगल बन ही नहीं रहा तो वापस क्या होगी, इसी पे वापस रिफ्लेक्ट होके
रिफ्लेक्टेड रे निकल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। तो जैसे जाएगी इंसिडेंट रे उसी डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन वापस आ जाएगी। अब दूसरा देखते हैं। अगर मान लीजिए ये पोल पे गिरा देते हैं दूसरी रे, ये पोल पे गिराते हैं और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। थोड़ा मेरा बढ़ गया है, मैं फिर से इसको सही कर देता हूँ। देखिए, हाँ अब थोड़ा सही। तो ये वाली रे यहाँ पोल पे गिरेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। तो अब हमें क्या करना है, हम इस वाली रे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये प्लेन है, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। अभी आप क्लियर फिगर से पूरा यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ इसको, थोड़ा ये एंगल और कम हो गया। जब आप पेन पेंसिल से पूरा बनाएंगे तो ये अच्छे से बनेगा। आपका पूरा एंगल नाप वाप के बनाएंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बन रही है। जब आप पेन पेंसिल और मेज़रमेंट पूरा लेंगे तो आपका एकदम अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका इमेज है, ठीक है। तो अब इस इमेज का ये समझ में आ गया आपको। पहले हमने ये रे डाली तो ये इंसिडेंट रे वापस रिफ्लेक्टेड रे क्यों हो गई, क्योंकि नॉर्मल इसी के ऊपर बन रहा था, तो जब कोई एंगल है ही नहीं तो वापस आ जाएगी। और ये वाली रे जब पोल पे लड़ी तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके आ गई। तो जब हमने इन दोनों को आगे बढ़ाया तो ये यहाँ पे जाके कट कर रही। तो प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। अब इसका नेचर देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड में आता है, नेचर ऑफ इमेज लिखना है। अब बोर्ड में आपको ऐसे पूछा जाता है कि प्लेन मिरर जो होता है वो जो इमेज बनाता है उसका नेचर लिखिए क्या क्या है। तो पहला नेचर क्या हमने देखा, पहला नेचर है कि इसका जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का वही साइज़ इमेज का होगा। इसका मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज की जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, जो साइज होगी, वही इमेज की भी साइज होगी, सेम हाइट का बनेगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आपके घरों में शीशा होता है तो आप जितने बड़े होते हैं वही इतने बड़े तो आप दिखते हैं, ऐसा तो होता नहीं, छोटे बड़े दिखने लगते हैं। सेकंड क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से इमेज की भी होगी। अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैंने ऐसे रफली बनाया, लेकिन जब आप पूरा पेन पेंसिल लेके पूरा स्केल लेके बैठेंगे और एंगल से बनाएंगे तो एकदम क्लियर आएगा। तो ये वाली जो इमेज, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये सेम होगी। इसको जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसको यू से डोनेट करते हैं और इसको वी से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आपका दूसरा नेचर समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है, अब क्या है ये देखिए कहाँ बन रही है इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। तो जब मिरर के अंदर बनती है इमेज तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक होता है, रियल इमेज तो है नहीं, काल्पनिक बन रही मिरर के अंदर। 4 क्या है, देखिए इरेक्ट बन रही, सीधी खड़ी है, तो सीधी का क्या होता है, इरेक्ट, ठीक है, ERECT इरेक्ट। और 5वां और लास्ट क्या है, लिटरली, LITERALLY, लिटरली इन्वर्टेड, ये आर है, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर इमेज आपकी जो होगी उससे जस्ट उल्टी इमेज यहाँ पर बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब तो है जैसे यहाँ पर हम लोग राइट लेफ्ट खड़े हैं तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हो जाएगा, जस्ट उल्टी होगी। जैसे आपने देखा भी होगा कि एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के में क्या होता है, आगे एम्बुलेंस का जो भी स्पेलिंग होती है वो उल्टे में लिखा रहता है ताकि हम लोग मिरर में देखें तो वो सीधी हो जाती है। और हम अपने आप को भी मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो चेहरा यहाँ पर है वो जस्ट उसका उल्टा दिखाई देता है, मतलब राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो ये 5 नेचर हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। आई होप आपको समझ में पूरा आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़ने हमको। अभी हमने प्लेन मिरर तो पढ़ लिया, आप अलग अलग टाइप, दो टाइप के हमको मिरर भी पढ़ने हैं। तो मिरर के यहाँ दो टाइप्स हैं। पहला है कॉनकेव, ठीक है, नाम से ही पता है कॉनकेव, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का होता है, सॉरी आपका ये एक्सेस है, इस पर ये, ठीक है। तो ऐसा मिरर जो इस तरह से घुमा होता है, केव टाइप का, केव मतलब गुफा होती है, तो गुफा का देखिए मुंह ऐसा होता है, ऐसे टाइप का होता है, अंदर जाना होता है। तो कॉनकेव का जो मिरर होगा उसका शेप ऐसे होगा। ये वाली आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी और पीछे वाली पॉलिश्ड होगी, ओके। अब इस वाले सेंटर को बोलते हैं हम लोग पोल। ये जो सेंटर है आपका, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस होती है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस होती है, ठीक है। अब इसका कोई फोकस होगा तो ये यहाँ होता है, ठीक है, ये होता है फोकस। किसका फोकस होगा? ये इस कॉनकेव मिरर का। अब इसका जस्ट डबल, जैसे जो डिस्टेंस यहाँ ये है, इसी का जस्ट डबल ले लें तो ये होता है, ये इसको हमने बोला ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस कर देते हैं। इसका जस्ट डबल मतलब ये इसी डिस्टेंस का डबल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब बगल में देख लेते हैं, मैंने बताया ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये वाली पॉलिश्ड होती है। अब दूसरा, अब पहला कॉनकेव आपने देख लिया और सेकेंड है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कैसा होता है, यहाँ भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस आपको बताया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, ये वाला कुछ ऐसा होता है, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। अब ये इसकी पॉलिश सरफेस, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्लियर होगी बात? वही मैंने बताया, ये इसका फोकल पॉइंट, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जस्ट इधर भी अगर फोकस ले लें तो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो बाकी सब मैं नोटेशन आपको बता चुका हूँ, ये आपका पोल। तो ये आपके दो मिरर आपको पढ़ने, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव ऐसा दिखता है और कॉन्वेक्स आपको ऐसा दिखता है, क्लियर है। अब हमें रूल पढ़ना है, अब हमें पहला कॉनकेव के बारे में पढ़ना है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अब मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसके रूल्स क्या क्या हमें ये पढ़ना। तो सबसे पहला रूल देख लेते हैं, ये मैं बना दे रहा हूं आपका। ये कौन सा मिरर है बताइए? कॉनकेव है, ये एफ है, इसे जस्ट डबल सी होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब पहला रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है, ये रे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके किससे पास होगी? आपकी फोकस, ठीक है, किससे पास होगी? अगर ये इसके पैरेलल आती है तो ये किससे पास होगी? फोकस से, ठीक है। ये आपका रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या कहता है, फिर बना लेते हैं डायग्राम। एफ, सी। अब सेकंड रूल क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई भी रे फोकस से जा रही है, अगर फोकस से जा रही है तो ये मिरर पे टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। ये दूसरा रूल है। पहला रूल मैंने बताया, अगर
एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये दूसरा रूल है, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, फिर बना लेते हैं। ये एफ है, सी है, जैसा आपको बताया था मैंने। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है, मान लीजिए ये, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके वापस इस ऐसे चली जाएगी। अगर आई ऐसे है तो आर भी इसी पे वापस रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, तो उसी वापस चली जाती है, ठीक है। ये आपका तीसरा रूल है। चौथा देख लेते हैं, फिर बना लेते हैं। अब चौथा क्या कहता है, अगर कोई रे पोल पर पड़ रही है, मैंने बताया पोल पड़ा तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके या इधर चली जाएगी। अगर पोल पे आई आ रहा है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके ये वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। तो ये 4 रूल इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के लिए। इन्हीं 4 रूल की मदद से आप इमेज फॉर्म करेंगे। मैं एक बार समरी की तरह फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने क्या बताया। ये F, ये C, पहला मैंने क्या बोला, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पहला मैंने बोला कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस। ये आप एरो जरूर बनाया करिए। दूसरा मैंने क्या बताया था, अगर मान लीजिए फोकस से है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। ये रूल नंबर 1 था, ये रूल 2, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया कि अगर फोकस पे है, अगर पोल पर है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रूल नंबर 3 था। और लास्ट रूल क्या बनाया था, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे करके तो उसी से वापस आ जाएगी। अगर आई है तो उसी से वापस आर हो जाएगी, ठीक है। तो ये समरी है, ये चौथा था। ये 4 रूल फॉर्म करके कोई भी, ये 4 रूल है, इसमें से कोई भी 2 रूल आप लगा के इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं मेरे, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 10th की साइंस का फिज़िक्स के चैप्टर का पहला लाइट का पहला वीडियो था। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियोस साइंस से रिलेटेड टॉपिक का कंटिन्यू रखूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, उसको लाइक भी करिएगा, ठीक है। और मैथ्स की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसका भी लिंक इस वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारे चैनल का नाम है इजी कॉन्सेप्ट बाय हेमंत, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक्स।